ये बात है 8वीं सदी की। सिंध नदी के किनारे एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी दौलत, अपनी शान में जी रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पश्चिम में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा है जो बहुत जल्द उनकी दहलीज पर दस्तक देने वाला था। ये कहानी है उसी साम्राज्य की और उसके राजा की। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी का सार है। सोचिए, एक तरफ थी एक फैलती हुई सल्तनत की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ अपनी धरती की रक्षा के लिए अड़ा हुआ एक राजा। ये दो सभ्यताओं के महासंग्राम की कहानी है। तो चलिए उस दौर की सिंध में चलते हैं। ये था राजा दाहिर का राजा। वो एक ब्राह्मण राजा थे जो एक ऐसे इलाके पर शासन करते थे जो अपनी संस्कृति, व्यापार और दौलत से जगमगा रहा था। सिंध नदी का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से ये धरती सोना उगलती थी और दुनिया भर से व्यापारी यहाँ खिंचे चले आते थे। लेकिन कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सिंध की यही समृद्धि पश्चिम में बैठे उमैयद खलीफा की आंखों में चुभ रही थी। उनकी ताकत बढ़ रही थी और अब उनकी नजरें हिंदुस्तान की जमीन और दौलत पर थीं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो सिंध पर कब्जा करना ही क्यों चाहते थे? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, साम्राज्यवादी सोच। अरब जो थे वो पश्चिम एशिया और अफ्रीका को जीतने के बाद अब पूरब की तरफ अपनी सल्तनत फैलाना चाहते थे। दूसरी वजह थी इस्लाम का प्रचार। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी वजह थी, वो थी हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत, जिसके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। अब इन लंबी योजनाओं के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने, कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। हुआ ये कि साल 708 में श्रीलंका से इराक जा रहे एक अरबी जहाज को देबल बंदरगाह के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। अब इराक का गवर्नर था हज्जाज। उसने राजा दाहिर को कहा कि भाई, इन डाकुओं को सजा दो और हमारा हर्जाना भरो। लेकिन राजा दाहिर ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वो डाकू उनके कंट्रोल में नहीं है। बस ये इनकार हज्जाज के लिए सिंध पर हमला करने का एक पक्का बहाना बन गया। लेकिन एक मिनट, सिंध को जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अरब पहले भी कई बार कोशिश कर चुके थे और हर बार मुंह की खाई थी। 636 ईस्वी में पहली कोशिश नाकाम। 643 में जमीन से हमला किया, वो भी फेल। यहाँ तक कि 711 में उबैदुल्ला और बुदैल के लीडरशिप में भेजी गई 2 बड़ी सेनाओं को राजा दाहिर की फौज ने ऐसी धूल चटाई कि दोनों सेनापति मारे गए। मतलब साफ था, राजा दाहिर एक बहुत ही मजबूत शासक थे। अपनी लगातार हार से हज्जाज बौखलाया हुआ था, तो इस बार उसने एक ऐसा हथियार चुना जो युवा था, जोशीला था और बेहद क्रूर भी। उसने अपने 17 साल के दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक बहुत बड़ी और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर सेना देकर सिंध पर चढ़ाई के लिए भेज दिया। साल 712 में कासिम ने देबल के बंदरगाह पर हमला बोल दिया। राजा दाहिर के भतीजे ने शहर को बचाने के लिए जान लगा दी, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया, वो भी अंदर से। कुछ स्थानीय ब्राह्मणों ने ही कासिम का साथ दे दिया और शहर का पतन हो गया। ये सिंध के पतन में धोखे की पहली कील साबित हुई। देबल के बाद कासिम की सेना आगे बढ़ी। अब वो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि फूट डालो और राज करो की नीति भी अपना रहा था। निरुन शहर, जहां बौद्ध आबादी ज्यादा थी, वहां के लोगों ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। इसके बाद सहवान पर भी कब्जा हो गया। मतलब धीरे धीरे सिंध पर कासिम की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। अब तक राजा दाहिर समझ चुके थे कि ये कोई मामूली हमला नहीं, ये उनके वजूद की लड़ाई है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत एक साथ जुटाई, सिंध नदी पार की और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए रावर के मैदान में अपनी सेना के साथ आकर खड़े हो गए। ये आखिरी और निर्णायक जंग होने वाली थी। तारीख थी 20 जून साल 712। ये वो दिन था जिसने सिंध की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी दिन इतिहास का वो पन्ना लिखा जाना था जिसे आज तक याद किया जाता है। राजा दाहिर ने कासिम को संदेश भेजा था कि वो किले में छिपकर नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह खुले मैदान में उसका सामना करेंगे। ये शब्द उनकी निडरता और अपने लोगों के लिए उनकी जिम्मेदारी को दिखाते हैं। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। तो रावर के मैदान में घमासान युद्ध छिड़ गया। राजा दाहिर
अपने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उनकी बहादुरी के सामने कहते हैं दुश्मन के पैर उखड़ने लगे थे। लेकिन तभी किस्मत ने अपना खेल दिखाया। एक जलता हुआ तीर कहीं से आया और सीधा राजा दाहिर को जा लगा। वो अपने हाथी से गिर पड़े और अपने राजा को यूं गिरता देख सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। सोचिए, सिर्फ एक तीर, और उस एक तीर ने उस युद्ध का, सिंध का और हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। राजा दाहिर की मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये सिंध के उस गौरवशाली साम्राज्य का अंत था जो सदियों से अपनी आज़ादी और अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था। और जंग के बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा दर्दनाक था। राजा दाहिर की पत्नी रानी रनबाई ने रावर के किले की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने बहुत बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब किला बचाना नामुमकिन है, तो दुश्मन के हाथों में पड़ने से बेहतर उन्होंने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर की आग में आत्म बलिदान करना चुना। उनका ये बलिदान आज भी उनकी वीरता की गवाही देता है। लेकिन शाही परिवार के हर सदस्य की किस्मत में ऐसा सम्मान नहीं था। ब्राह्मणवाद के पतन के बाद राजा दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लाडी और उनकी 2 बेटियों सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया गया और उन्हें तोहफे के तौर पर खलीफा के पास भेज दिया गया। रावर की जीत के बाद कासिम की सेना को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। सिंध की राजधानी अलौर और फिर सोने का शहर कहे जाने वाले मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया गया। 713 ईस्वी आते आते पूरा का पूरा सिंध मोहम्मद बिन कासिम के कंट्रोल में था। और यहाँ देखिए नियति का खेल। जिस कासिम ने सिंध को फतह किया था, उसे सिर्फ 3 साल बाद 715 में नए खलीफा ने वापस बुलवाया और मौत की सजा दे दी। उसकी मौत के बाद सिंध में अरबों की ताकत कमजोर पड़ने लगी और इसी ने राजा दाहिर के बेटे जयसिंह को एक मौका दिया कि वो कुछ वक्त के लिए अपने पिता की विरासत को फिर से हासिल कर सकें। कासिम की मौत और सिंध पर जीत ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या ये जीत पूरे हिंदुस्तान पर हमले का दरवाज़ा खोल देगी, और अगर नहीं तो क्यों? चलिए अब सिंध की हार के दूरगामी नतीजों और उसके असर पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सिंध जीतने के बाद भी अरब हिंदुस्तान में और आगे नहीं बढ़ पाए। इसकी कई वजहें थीं। कासिम के बाद जो गवर्नर आए वो कमज़ोर थे, खलीफा में भी अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम वजह थे भारत के दूसरे शक्तिशाली राजा गुर्जर प्रतिहार के नागभट्ट द्वितीय और कश्मीर के राजा ललितादित्य जैसे शासकों ने अरबों को जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंध की सीमाओं के अंदर ही रोककर रख दिया। इस हमले का सिंध पर बहुत गहरा और मिला-जुला असर पड़ा। सामाजिक तौर पर देखें तो धर्मांतरण हुए, एक नए समाज का जन्म हुआ। वहीं सांस्कृतिक तौर पर भारत और अरब के बीच व्यापार बढ़ा। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात हुई वो ये थी कि भारत का ज्ञान, जैसे कि मैथ्स की दशमलव प्रणाली, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये सब अरब के रास्ते यूरोप तक पहुँचा। तो ये सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, बल्कि 2 संस्कृतियों का एक ऐसा मेल था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या राजा दाहिर की हार को सिर्फ एक साम्राज्य का अंत मान लेना चाहिए, या फिर ये उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐसे नए और उलझे हुए अध्याय की शुरुआत थी जिसने आने वाली सदियों की पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि ये हार सिर्फ सिंध की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे भविष्य की शुरुआत थी जिसे हम आज भी समझ रहे हैं।